चलिए अब आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ टिश्यू कल्चर। देखिए वैसे तो बहुत टाइप्स के होते हैं टिश्यू कल्चर, लेकिन हमें एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चलना है और एनसीईआरटी में दो ही टिश्यू कल्चर समझा रखा है। एक तो मेरिस्टेम कल्चर, ठीक है, तो पहला हम इसी से शुरुआत करते हैं, मेरिस्टेम कल्चर। मेरिस्टेम कल्चर में बेटा हम लोग एक्सप्लांट के लिए एक्सप्लांट के रूप में या तो एपाइकल या तो एक्सिलरी मेरिस्टेम को लेते हैं। जो टिप पे होती है बेटा उसे कहते हैं एपाइकल मेरिस्टेम, और जो नोडल सरफेस पे होती है बेटा उसे कहते हैं एक्सिलरी मेरिस्टेम। तो मैंने ये देखिए डिब्बे के आकार में इसको काट के निकाला और इसको मैंने डाल दिया कल्चर मीडियम में, ठीक है बच्चों। अब इस कल्चर मीडियम में आप याद रखना साइटोकाइनिन का अमाउंट ज़्यादा है, क्योंकि साइटोकाइनिन जो है बेटा देखिए ऑक्सिन जो है एपाइकल ग्रोथ कराता है, एपाइकल ग्रोथ कराता है, वहीं साइटोकाइनिन जो है उसके एक्सिलरी ग्रोथ या लेटरल ग्रोथ कराता है, मतलब उसके ब्रांचेस का डेवलप करेगा। इसलिए मैंने यहाँ पर पहले साइटोकाइनिन डाला, क्योंकि साइटोकाइनिन देखो इसकी पूरी ब्रांचेस को डेवलप किया, और ये जैसे ब्रांचेस डेवलप हुआ उसके बाद इसमें जब तक लीफ नहीं आ जाते मैं इसको यहीं पे रखूंगा। और जब इसमें छोटे छोटे लिप्स आ गए बेटा, ये देखिए आपको लिप दिख रही होगी हरी कलर में, जैसे जैसे इसमें छोटी छोटी लिप्स आने लगेंगी मैं इसको छोटा छोटा तोड़ तोड़ के जितने चाहे उतने टेस्ट ट्यूब में डाल दूंगा। और उस टेस्ट ट्यूब में क्या रख दूंगा बेटा, ऑक्सिन। तो पहले शुड बन गया, उसके बाद रूट बन जाएगा, उसके बाद इस प्लांट को मैं जहां भी चाहे गार्डन में फील्ड में वहां पे लगा सकता हूं। अब सुनो इस मेरिस्टेम कल्चर का यूज क्या है। इस मेरिस्टेम कल्चर का यूज है वायरस फ्री प्लांट या विषाणु मुक्त पादप तैयार करने में। देखिए मान लो ये जो प्लांट मैंने लिया है ये वायरस इन्फेक्टेड प्लांट है या वायरस से ग्रसित पादप है। अब मैंने क्या किया, इस टेक्निक का यूज किया और उस प्लांट से क्या कर दिया, रिमूव कर दिया, या वायरस उसमें अटैक नहीं कर पाएगा। इसका कारण क्या है, क्योंकि सबसे पहली बात तो ये कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में ड्यूजन बहुत ज़्यादा होता है। अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में ड्यूजन ज़्यादा होगा तो वहाँ की सेल बार बार डिवाइड करती रहेगी, इसलिए वहाँ पे वायरस इंटर नहीं कर पाता। दूसरी चीज़ें वहाँ पर वस्कुलर टिश्यू भी नहीं जाता, वस्कुलर टिश्यू मतलब जाइलम और फ्लोएम भी नहीं जाता। तो जब जाइलम फ्लोएम ही नहीं जाता तो वायरस कहाँ से इन्फेक्टेड करेगा। आप बोलोगे सर हो सकता है ऐसे ऊपर से चले गया तो वायरस, हाँ तो ऊपर से भी चले गया तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जितने भी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है या डिवाइडिंग सेल है वहाँ पर ऑक्सीजन का लेवल हाई होता है, और हाई लेवल ऑफ ऑक्सीजन के लेवल जहाँ पे हाई होता है वहाँ पे वायरस ग्रोथ नहीं कर पाता, क्योंकि ये वायरस के ग्रोथ को इनहिबिट कर देता है ऑक्सीजन। ओके चलिए अब हम बी पार्ट पे चलते हैं। चलिए अब इसका टाइप बी देखते हैं, प्रोटोप्लास्ट कल्चर। प्रोटोप्लास्ट कहते हैं किसे हैं, अगर हम किसी प्लांट बॉडी से सेल वॉल को निकाल दे तो जो रिमेनिंग पार्ट बचता है उसे प्रोटोप्लास्ट कहते हैं। अब देखिए सबसे पहले प्रोटोप्लास्ट कल्चर में एक्सप्लांट के लिए हम क्या यूज करेंगे, प्रोटोप्लास्ट, है ना। और इसमें जो हाइब्रिड बनेगा इसे बोलेंगे सोमेटिक हाइब्रिड, और सोमेटिक हाइब्रिड बनने की प्रोसेस को क्या बोलेंगे, सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन या पैरासेक्सुअल हाइब्रिडाइजेशन। अब देखिए बच्चों अगर इस प्रोसेस का हम यूज कहाँ करेंगे भैया, जैसे कि मेरे को चाहिए कि मैं आलू है ना और टोमेटो, या बोल दो पोटैटो और टोमेटो, है ना, इन दोनों का मिक्सअप करना है ना, और मुझे कोई एक नया प्लांट बनाना है जहां मुझे नीचे की ओर आलू मिले और ऊपर की ओर टमाटर। तो इस कल्चर का मैं यूज करूंगा जिसे कहेंगे प्रोटोप्लास्ट कल्चर। प्रोटोप्लास्ट कल्चर जनरली किया गया है टोमेटो और पोटैटो में, है ना। देखिए यहाँ देखिए पोटैटो का ये सेल वॉल है, एनपी मतलब न्यूक्लियस ऑफ पोटैटो, सीपी मतलब साइटोप्लाज्म ऑफ पोटैटो, ठीक है। पोटैटो टोमेटो, सबसे पहले बेटा मैं इसके सेल वॉल को डिसॉल्व करूंगा, क्योंकि सेल वॉल निकलेगा ही तभी तो, सेल वॉल जब निकल जाएगा तो रिमेनिंग पार्ट क्या कहलाएगा, प्रोटोप्लास्ट, है ना। तो सबसे पहले ये सेल वॉल को निकालने के लिए मैं यहाँ डालूंगा सेलुलोज और पेक्टिनेस एंजाइम। जैसे ही मैं सेलुलोज और पेक्टिनेस एंजाइम का डालूंगा ये क्या करेगा, ये जो है सेल वॉल का डाइजेशन कर देगा, है ना, या सेल वॉल क्या हो जाएगी, रप्चर हो जाएगी, टूट जाएगी।
और फिर रिमेनिंग पार्ट बच जाएंगे मेरे पास, है ना। अब मैं क्या करूँगा, इन दोनों प्रोटोप्लाज्म को, मतलब इन दोनों प्रोटोप्लास्ट को फ्यूज करवाना है बेटा। तो मैं यहाँ पे फ्यूजियन का यूज़ करूँगा, है ना। फ्यूज कराने के लिए मैं सोडियम नाइट्रेट, पीजी, कैल्शियम लूँगा हाई पीएच पे और हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक शॉक इसमें दूंगा, ठीक है। जिसके बाद देखना कुछ देर बाद ये सेल जो है ये फ्यूज्ड हो जाएगी। दोनों के साइटोप्लाज्म फ्यूज हो गए हैं, लेकिन अभी न्यूक्लियस फ्यूज नहीं हुआ है। इस कंडीशन को बोलेंगे जब एक ही सेल में दो न्यूक्लियस हो जाते हैं। जब एक ही सेल में दो न्यूक्लियस हो जाते हैं बेटा, तो इसे डाइकैरियन कहते हैं। देखो यहाँ पे दो न्यूक्लियस है, पोटैटो का भी और टोमेटो का भी, है ना। और यहाँ पे दो अलग अलग टाइप के न्यूक्लियस हैं, एक टोमेटो का है, एक पोटैटो का है, इसलिए बोलते हैं इसे हेट्रोकैरियन। ओके बच्चों, कुछ देर बाद क्या होता है, ये पोटैटो और टोमेटो का भी न्यूक्लियस आपस में फ्यूज हो जाता है और फाइनली मेरे को एक क्या मिल जाता है, प्रोटोप्लास्ट मिल जाता है। या इसी को मैं क्या कहता हूँ, सोमैटिक हाइब्रिड, है ना। और इस पूरी प्रोसेस को मैं क्या कहा, सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन। अब देखो जो मुझे सोमैटिक हाइब्रिड मिली है, अब इसे आप फिर कल्चर मीडियम में डाल दो। तो कल्चर मीडियम में डालने के बाद सबसे पहले इसमें क्या बनेगा बेटा, सेल वॉल बनेगा, क्योंकि सबसे पहले हमने सेल वॉल को तोड़ा था। तो सबसे पहले बनेगा भी क्या, सेल वॉल बनेगा। उसके बाद कुछ देर बाद इसमें शूट बनेंगे, फिर कल्चर मीडियम चेंज करके इसमें रूट बना लो, फिर उसको उगा लो। ओके बच्चों, थैंक यू।